हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर enjoying लॉकडाउन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड। तो हम यहाँ पे आज वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से तो मिल तो सकते हैं नहीं। उसी माध्यम में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपका बार बार कहना था कि सर सिविक्स का वीडियो, तो सो आप इंदु भूषण पांडे का स्टूडेंट है, आपको सोशल साइंस को लेके बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस वे में समझना चाहेंगे उस वे में मैं आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के तैयार हूँ। बस आपका मुझे एक सपोर्ट चाहिए कि आप ग्रुप में एक्टिव रहा करें। आप ग्रुप में एक्टिव रहते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे काम करने का, मेहनत करने का मन करता है। जब आप नहीं रहते हैं एक्टिव तो मुझे भी मन नहीं करता कि यार दे आर नॉट डूइंग, सो आई वाई आई विल डू। सो जस्ट बस मैं यही आपसे चाहता हूँ कि जस्ट आप एक्टिव रहे ग्रुप में प्लीज़। सो मैं आपके लिए बेटर कर पाऊँगा। तो हम इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में अगर है तो संविधान है या नियम। एक संविधान का मतलब क्या कि एक ऐसा पुस्तक, एक लैंग्वेज अगर बहुत ठेठ भाषा में समझे तो एक ऐसा पुस्तक जिसमें हमारी दिनचर्या या हमारे कार्य करने, हमारे रहने, हमारे ज़िंदगी जीने का एक कानून, एक नियम बनाया गया है, जिसके बाहर जाने पे हमें एक डर होगा कि हमें पनिशमेंट मिल सकता है। इसको और एक इजी वे में समझने के लिए मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जैसे आपके घर में एक शादी होता है, ठीक है। तो जब शादी का स्टार्ट होता है तो शादी में बहुत से काम होते हैं। उस बहुत से काम को बांटने के लिए एक गार्जियन घर का होता है, ठीक है। तो उसने वो आप किसी को कुछ काम देगा, किसी को कुछ काम देगा, किसी को कुछ काम देगा, बोलेगा कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। उसी माध्यम से, उसी माध्यम में हम इसको आगे बढ़ाने के लिए एक जैसे एक बोल सकते हैं कि एक मालिक है, एक ग्रुप है जो हमको ये समझाता है कि हमारा ये काम है, हमें ये करना है, आपका ये काम है, आपका ये करना है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम स्कूल आते हैं, ठीक है, स्कूल आते हैं तो एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है कि आप इस टाइम पे क्लास में एंट्री कर जाना है, इतने देर का आपका एक पीरियड होगा। उसके बाद आपका ये रूल होता है कि आप जब आपकी इस बजे इतने बजे छुट्टी होगी, आप इतने बजे तक घर पहुंच जाएंगे। मतलब जो भी रूल के दौर में जो भी चीज़ें चलती हैं, वो एक कहा जाता है ना कि हड़बड़ में गड़बड़ होला। उसी हड़बड़ी को रोकने के लिए या एक तरीके वाइज, एक सिलेवार ढंग से चलने के लिए हमने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आइए इसमें के बारे में थोड़ा बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल्स। जैसे मैंने बताया कि एक नियम की पूंजी, एक नियम का एक समूह, regulations and provisions that describe the basic beliefs and values the country is based on। मतलब कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जिसमें एक बेसिक लाइफ, देश के बारे में एक बेसिक वैल्यू डिस्कस किया गया है। इट इज ऑन these rules, regulations and provisions that the powers and duties of the government are stabilized। इट इज़ ऑन दिज रूल्स, जो भी इसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, दैट द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ गवर्नमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड। जो भी गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको पालन कराया जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसे कि मैंने बताया ना, समझा कि एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, एक डायरेक्टर होता है जो समझाता है कि आपका ये रूल है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था, ठीक है। उसी असेंबली के थ्रू हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्णतः भारत में लागू किए थे कि चले अब से हमारा ये कानून बन गया और हम इसी के थ्रू पालन करना है, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किसी भी चीज़ अगर कुछ ही बन रहा है तो उसे कुछ नुकसान होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे। तो इसके फ़ायदे क्या है, इसकी क्या महत्व है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है।
वन ऑफ द फेमस स्कॉलर जेलिंकी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज। एक बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स मतलब रिसर्चर बोलते हैं, बहुत बड़े थे, इनका नाम था जेलिंक। डिस्क्राइब द कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया है, वो है अ स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी अ स्टेट बट अ रिजीम ऑफ एनर्जी। मतलब कोई भी ऐसा स्टेट या ऐसा राज्य, स्टेट का मतलब यहाँ पे एक देश को अगर समझें तो ऐसा देश जिसके पास अपना संविधान, अपना नियम कानून नहीं है, तो वो एक तौर तरीके से नहीं चलेता, एक रेन और मतलब एक सिलसिलेवार ढंग से नहीं चलेगा, तो उसको रेन ऑफ रीजन ऑफ एनार्की के मतलब के थ्रू हम समझ सकते हैं। Our constitution contains valuable information regarding the structures, organs, duties or responsibility of the government. Our constitution contains valuable information. हमारा भारतीय संविधान महत्वपूर्ण जानकारियाँ रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, एक बनावट, ऑर्गन्स, जैसे ऑर्गन्स में है ना कि लेजिस्लेचर असेंबली, उसके बाद जुडिशरी है, उसका ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक वैल्यू देता है, एक बताता है कि आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये करना है, आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम है कि सबको मिला के चलें। दिस प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर विजिटेड इन द गवर्नमेंट, मिसयूजेस ऑफ द पावर विजिटेड इन द गवर्नमेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक चेक्स एंड बैलेंस का मतलब सबको एक साथ मिला के चलने के लिए, उसके बाद जो इसको बचाने के लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट होती है जिसका रक्षा करवाती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स एज वेल एज बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। अब जैसे एक एग्जाम्पल इस लाइन को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब तक एक स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर में जो हमारे ऊपर शासन करना चाहता है और जिसको हम चुनना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। ये हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अभी समझिए, अभी कोरोना का समय चल रहा है, ठीक, तो कोरोना के समय में अभी अगर हमें छूट दे दिया जाए, तो सब हम लोग इतने दिनों से घर में बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें छूट दे दिया जाए, आपका स्कूल नहीं, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, आपके स्कूल नहीं चल रहा है, हम अपने घर पे बैठे हैं, काम बंद है, तो इन सब चीज़ों का एक पालन कराने के लिए सिटीजनशिप से, एक नागरिक से और एक गवर्नमेंट के बीच में एक तालमेल बैठाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू the citizens in order to protect them against injustice by the government। हमारा भारतीय संविधान ये भी हमें गारंटी देता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमें करने एक मूलभूत कर्तव्य है, जो भी फंडामेंटल राइट्स को अगर ये भी गारंटी देता है कि अगर जो भी आपका फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर दोहन होता है, तो आप इसके विरुद्ध भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी कानून पास हो रहा है तो उसके विरोध में हमें अगर सही नहीं लग रहा तो हम उसका विरोध करेंगे, तो ये भी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नियम देता है, ठीक है। दूसरा, बिकॉज इंडिया हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट राइट्स टू माइनॉरिटीज एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सेंट्रल राइट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मेजॉरिटी। मतलब हमारा डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और बहुत से लोग माइनॉरिटीज़ है, मेजॉरिटी है जहाँ पे, तो उसको दबाने के लिए ना किसी छोटे को किसी बड़े के द्वारा न दबाई जा सके, उसके लिए भी एक रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद आप ये जो डिड यू नो लिखा ना, ये दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच फर्स्ट मीट ऑन December 9, 1946 to precisely 2 years 11 months and 18 days to come up with final draft। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको पूरे बनाने में लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। उसके बाद नीड्स फॉर लॉ।
कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया ना कि एक संविधान क्या है कि एक नियम और कानून की कुंजी है, एक किताब है, उसी तरह से उसमें एक लॉज, कुछ नियम भी हैं। तो क्या है, लॉज हैव इम्पोर्टेंस टू दियर ओन्स। कानून नियम हमारे लिए अपने लिए बहुत ज़रूरी है। द रेगुलेटरीज ऑफ सिविक लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, पीपुल कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम विदाउट हैविंग सर्टेन रिकॉग्नाइज्ड रूल फॉर ऑफ कंडक्ट। मतलब एक, जैसा कि यहाँ पे है कि अगर कोई नियम कानून नहीं होगा तो कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा, कोई किसी से डरेगा नहीं, कोई किसी की बातों का पालन नहीं करेगा। उसके लिए हमने एक कानून बनाया है। सो लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी एज वेल एज फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस एंड ऑर्डर इन द स्टेट। मतलब कि जो नियम है वो एक नियम इसलिए ज़रूरी है कि स्मूथ रनिंग हो सके। जैसे आप फिर इसको अपने स्कूल से देखिए, सोशल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपको समझने के लिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न सोशल साइंस मस्ट नीड टू थिंक इन योर डेली लाइफ। इसलिए मैं आपको बार बार डेली लाइफ में इसको ऐड करा रहा हूँ कि आप जब जो भी लॉ है, अगर स्कूल में आप आ रहे हैं, अगर आपका कोई लॉ नहीं है कि इस टाइम पे कोई टीचर जाएंगे, इस टाइम पे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपका ये टाइम है सब्जेक्ट पढ़ाने का, तो जब जो फ्री हुआ वो जाके क्लास में घुस गया पढ़ाने के लिए। जब आप जिस क्लास में जाना चाहें उस क्लास में जाके बैठ के बातें कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इसके लिए एक लॉ है। तो उसी तरह से लॉ क्या है, इम्पोर्टेंट है कि स्मूथ रनिंग हो सके, सोसाइटी में एक पीस बना रखे और एक ऑर्डर बना रहे, एक तरीका, हर चीज़ का एक तरीका और स्मूथ चल सके। इफ़ देयर आर एनी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स लाइक चाइल्ड मैरिज, infanticide, the sati system and the practice of her dowry that hamper the progress of the society and the country, it must be removed at the earliest, otherwise it will plunge the society, destroy social structures and hinder national progress। मतलब कि अगर नियम है तो इन देयर एनी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स, किसी भी सामाजिक और धार्मिक समय पे, लाइक जैसे पहले के समय में होता था ना, चाइल्ड मैरिज होता था, बाल विवाह होता था, ठीक है, शिशु हत्या होता था, सती का वो सती सिस्टम था, ठीक है। तो इन डावरी था, जैसे आज भी दहेज होता है, उसकी वजह से बहुत से लोगों की हत्या कर दी जाती है। उन सब चीज़ों को बचाने के लिए, एक ईजी वे देने के लिए, एक हर इंसान को अपना तरीका सही में बनाने के लिए हम कानून बनाएं। और अगर ये कानून नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए किसी को डाउरी से डर नहीं लगता, ठीक है, तो अगर उसको एक डर होता है कि हमारे पास एक कानून है, ठीक है, अगर उसको डर है कि कानून है मेरे पास, तो वो डरेगा कुछ करने से। उसको डर होगा कि अगर किसी की शादी हुई है मेरे घर, अगर मैं उसको डॉरी के लिए करता हूँ, अगर ये केस FIR ये पुलिस थाने के अपने सोसाइटी में से या किसी से अगर FIR कर देती है तो मैं फंस जाऊँगा। तो ये एक डर है ना, तो इससे क्या होगा कि एक सिस्टम स्मूथनेस आएगी। उसी के लिए एक नियम हमने ट्राई किया कि हम विल ट्राई टू क्रिएट अ नियम जिसको हम लॉ के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसको कहा ना, डिस्ट्रॉय सोशल स्ट्रक्चर्स एंड, जो नियम अगर नहीं होता तो उसको सोशल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा और प्रोग्रेस रुक जाएगा। जैसे आपको बोलने के लिए बोला गया कि आप बोलिए, तो आपको बोलने के लिए बोला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मन वो बोलना शुरू कर देंगे। तो आपको एक तरीके में, एक व्यवहार में, एक विचार, एक सही तरीका होना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। तो उसी वे में हमें आगे के बारे में, आगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं कि इसमें हम नेक्स्ट पेज में क्या है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Dowry is banned in India and those violating these rules are put behind bars। जैसे मैंने बोला कि डॉरी को रोकने के लिए कानून बना, डॉरी को रोका गया, जो दहेज प्रथा उसको रोकने के लिए बनाया गया है कानून। और जो उस रूल को तोड़ेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। दस लॉ द डॉरी प्रोविजंस एक्ट 1968, ये एक्ट है 1968 एक्ट एज डिटरेंट का मतलब होता है डरा कर रोकने वाला या निवारक, टू द पीपल हु फेवर एंड कमिट दिस इविल। मतलब जो इसको रोक करेगा, डरा कर रोकने, जो इसको करेगा, डॉरी को सपोर्ट करेगा या जो इसके फेवर में कमिट करेगा, उसको एक्ट डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 के तहत उसको सज़ा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉज एंड डिसेंट।
डिसेंट का मतलब होता है कि जो अस्वीकार करने वाला, ठीक है। लॉज आर नेसेसरी फॉर स्मूथ वर्किंग एंड ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। कानून की ज़रूरत है हमें सरल काम करने के लिए इस समाज में, इस कम्युनिटी में, मतलब इस एरिया, इस समाज में। दिस लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द मस्ट बी फॉलोड। ये जो नियम है वो हमारे ऊपर लागू किया जाता है। जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो हमारे काम का जिसे हमने चूज करके रखा है, पुलिस है, वो हमें लॉज पालन कराना का चाहते हैं। हमारी कोर्ट है, वो हमें लॉ पालन कराना चाहती है। एंड मस्ट बी फॉलो, और हमें फॉलो करना पड़ता है, करना चाहिए भी। बट समथिंग है, दीज लॉज आर ब्रोकन, समटाइम्स दीज लॉज आर ब्रोकन। कुछ ऐसे समय होते हैं जो जब नियम तोड़ दिए जाते हैं, नॉट फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट्स बट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कभी कभी ऐसा होता है कि कानून तोड़ दिए जाते हैं, क्यों? नॉट फॉर द इंडिविजुअल, जैसे मैंने कोई कानून तोड़ा तो इसका ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने व्यक्तिगत हैप्पीनेस या फ़ायदे के लिए कानून तोड़ रहा हूँ। हो सकता है कि ये लार्ज इंटरेस्ट, अगर मैं कानून तोड़ रहा हूँ तो ये बड़े रूप में, इसका बड़ा स्वरूप हो सकता है, बड़ा रूप हो सकता है, तो जिसको सोसाइटी के लिए। टू एलिब्रेट द कॉन्सेप्ट्स लॉर्ड्स एंड डिसेंट्स, we will discuss the two events of the different political context, one before the other, one before and the other after the independence of the India। मतलब एक स्वतंत्रता से पहले और एक स्वतंत्रता के बाद के दो ऐसे इवेंट्स को हम यहाँ पे इस लॉस को और तोड़ने के नियम को, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी लॉ तोड़ दिया जाता है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम दो नियम, दो एग्जाम्पल्स के थ्रू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आइए तो इसको समझते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे वी विल डिस्कस टू इवेंट्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। दो तो ऐसे समय के बारे में, इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें अपने लिए कानून नहीं तोड़ा गया, एक पर्सनल इंडिविजुअल्स के लिए कानून नहीं तोड़ा गया, एक सोसाइटी के लिए कानून तोड़ा गया, ठीक है। उसमें पहला है द साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। 1930 में नमक आंदोलन या हुआ था, उस साल्ट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। द ब्रिटिश इम्पोज्ड साल्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू विच द मैन्युफैक्चरिंग एट साल्ट बिकम अ ब्रिटिश मोनोपोली। मतलब कि ब्रिटिश जो थे वो साल्ट, नमक के ऊपर टैक्स लगाना चाहते थे, जो उनके एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। मैन्युफैक्चर ऑफ द साल्ट बिकम ब्रिटिश मोनोपोली, मतलब उनके अंडर में आएगा और उसके ऊपर टैक्स वो लगाना चाहते थे। नो इंडिविजुअल्स वाज अलाउड टू मेक साल्ट्स। कोई व्यक्ति, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं साल्ट बनाऊँ, नमक बनाऊँ, तो वो मुझे अलाउ नहीं था। आप चाहते हैं कि आप साल्ट बनाओ, तो वो अलाउ नहीं था। तो उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह का अगेंस्ट दिस, गांधी जी लॉन्च साल्ट सत्याग्रह अगेंस्ट दिस टैक्स। उन्होंने इस टैक्स के विरोध में, इस कर के विरोध में एक सत्याग्रह, एक आंदोलन शुरू किया, जिसको साल्ट सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑन 12 मार्च 1980, 12 मार्च 1980 को गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स लेफ्ट द साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद एंड वॉक टू डांडी। 12 मार्च 1980 को महात्मा गांधी अपने फॉलोअर्स, अपने समर्थक के साथ साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से वॉक किया और डांडी तक अ विलेज ऑफ अ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो पश्चिमी घाट का एक गांव है। ही रिच्ड डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च को चले थे वहाँ से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से, और डांडी यात्रा पे 6 अप्रैल को पहुँचे। हियर इज़ द प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द टैक्स बाय मेकिंग सॉल्ट। और वहाँ पे उन्होंने 6 अप्रैल से उस नमक कानून के विरोध में, टैक्स के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया। इट सिग्निफाइड अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी, जो नियम कानून चलाने वाले थे, उनके विरोध में वो आंदोलन शुरू किया था। डांडी मार्च
marked the beginning of the civil disobedience movement. कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो नमक सत्याग्रह था, जो साल्ट सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह था, वो पहला बिगिनिंग था एक मतलब अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ एक सिविल एक लोगों के द्वारा एक पहला आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे एक समझ में आ गया ना कि जो गांधी जी ने कानून तोड़ा वो जरूरी नहीं कि उन्होंने अपने पर्सनल के लिए नहीं तोड़ा, उन्होंने नमक कानून के लिए तोड़ा। अब जैसे अब नमक इतनी सस्ती सबको ज़रूरत पड़ती है और उसके ऊपर मनमाना टैक्स लगाया जाए, आज भी लगेगा तो आज भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उस समय भी लगा तो गांधी जी ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उसका विरोध किया और उसको बोला कि नहीं, आप इसको ख़त्म कीजिए। उसके बाद एक दूसरा हुआ था एंटी लीकर एजिटेशंस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द directive principle of state policy, it is a duty to a state to improve public health and the state shall be instructed to prohibit the consumptions of the intoxicating drinks and drugs except for medical purpose. आर्टिकल 47 के अनुच्छेद 47 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत एक प्रिंसिपल है ऑफ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्यों के पास एक पॉलिसी है, इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ये राज्यों का एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है कि वो अपने पब्लिक हेल्थ के लिए काम करें। स्टेट शैल बी इंस्ट्रक्टेड टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। स्टेट शैल बी इंस्ट्रक्टेड, राज्य ऐसे पदार्थ जो हानिकारक हैं और या जो ऐसे पदार्थ या दवाइयाँ या जो भी जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज नहीं की जाती हैं, उनके लिए वो प्रोहिबिटेड, उनको मना करेगा, रोक लगाएगा। ठीक। मेनी रूरल पुअर एंड डेली वेजेज अर्नर्स वेस्ट दियर हैंड्स अर्न मनी ऑन लिकर। अभी भी होता था, अभी तो बिहार में शराबबंदी लागू हो गया है, तो अभी भी होता था ना कि लोग दिन भर काम करते थे, रात को शराब पी के सो जाते थे, या रात को शराब पी के घर में हल्ला गुल्ला करते थे, गलियों में कहीं भी कीचड़ में गिर जाते थे, कुछ भी मतलब असहनीय अव्यवहारिक काम करते थे। उस समय भी उसके विरोध में एक प्रोटेस्ट हुआ, एक विरोध हुआ। जैसे मेनी रूरल पुअर एंड डेली वेजेज अर्नर्स वेस्ट दियर हैंड अर्ड मनी ऑन लीकर। लीकर मतलब होता है शराब, जो शराब पीकर उसको बर्बाद कर देते थे, विच इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड डिप्राइव दियर फैमिली ऑफ द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि जो शराब पीते थे उनके लिए तो वो हानिकारक था, लेकिन उनकी फैमिली के लिए भी वो हानिकारक था, क्योंकि वो शराब पी के आते तो वो शांति से सोते तो थे नहीं, वो आते तो गाली देते थे, मारते थे, घर का सामान तोड़ते थे, घर का सामान बेच देते थे, कभी उनको पैसा नहीं मिलता था तो वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे उनके पैसे के लिए, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ। महात्मा गांधी डिड हिज बेस्ट टू रूट आउट दिस इवल फ्रॉम द सोसाइटी। महात्मा गांधी ने इसके लिए भी कुछ एक नियम, एक रूट दिया। Many groups and individuals respond to the directive principle of state policy in different ways. Some of them were in the favor of closing down liquor shop as well as hotels and restaurants where liquor and were served. The people of the Pathars and adjoining villages of Uttar Pradesh were very poor and illiterate. A liquor shop was opened there in 1989. The women of the area tried to persuade and the owners of the shop shifted to another place, but they failed. Soon they approached to the district administrator Saharanpur to get it closed, but they did not succeed. On 31st March 1993, they sat on the identified indefinite dharna in front of the shop to get it closed. On 23rd they marched. इसमें कहानी का वर्णन किया गया है कि सहारनपुर में पहली बार 1819 में लीकर की दुकान खुलने लगी, तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने विरोध करना शुरू किया और उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था जो सहारनपुर का उसको बोला कि आप इसको क्लोज कीजिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। 31 मार्च 1993 को दे सेट ऑन इंडेफिनिट धरना। उन्होंने 1993 को एक
इंडेफिनिट धरने मतलब अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गई ऑन उसको लीकर शॉप को बंद करने के लिए। उनका कहना था कि आप लीकर शॉप को बंद कीजिए या यहाँ से अलग जगह देहात अपने मतलब जो इलिटरेट या जो गांव का एरिया है वहाँ से इसको दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। इसके लिए उन्होंने इसको शुरू किया, एक प्रोटेस्ट शुरू किया। ऑन 23 जून 1993 दे मार्च्ड, उन्होंने 23 जून 1993 को इसके विरोध में एक रैली निकाला। ठीक है, टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस टू गिव हिम दियर मेमोरेंडम टू क्लोज द शॉप। उन्होंने जून में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ कूच कर दिया, एक धरने लेके मार्च कर दिया उन्होंने और कहा कि आप एक लिखित दीजिए इस दुकान को बंद करने के लिए। ऑन द वे दे ऑल्सो फेस द लाठीज ऑफ द पुलिस। अब बताइए कि आंदोलन होगा तो उसकी वजह से पब्लिक को डिस्टर्बेंस होगा। तो जब पब्लिक को डिस्टर्बेंस होगा तो पहले क्या किया जाता है, कोशिश की पहले इनको मार पीट के हटा दिया जाए। अगर ये मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ अगला उपाय होगा। हमेशा ही होता है, तो उस समय भी हुआ, पुलिस का लाठी उनको बर्दाश्त करना पड़ा। लिविंग अबाउट 50 वोमेन्स इंजर्ड, 50 से अधिक महिलाएं लगभग घायल हो गई। फाइनली ऑन 29 जून 1993 29 जून 1993 को वो अपने डिमांड में सक्सेस हुए और गवर्नर ने ऑर्डर दिया कि इसको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्लोज द शॉप और कि आप इस शॉप को बंद कीजिए। एंड इट वाज शट डाउन ऑन 2 जुलाई 1993 और ये 1993 2 जून को बंद हो गई। तो अभी तक इतना बात ये हुआ कि कानून दो तरीके से तोड़ा जाता है, एक अपने व्यक्तिगत के लिए और एक समाज के लिए। तो जो आप व्यक्तिगत के लिए तोड़ रहे हैं वो तो आपकी मूर्खता है कि आप जानते हुए भी आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, तो वो तो आपकी मूर्खता है। लेकिन आप जब समाज के लिए कानून तोड़ रहे हैं तो वो आपकी मूर्खता नहीं है, वो एक समाज के प्रति काम करना जरूरी है। आप एक ह्यूमन हैं तो आप एक समाज के लिए जीना आपको ज़रूरी है। तो उसी में दो कहानियाँ आपको सुनने को मिली। पहला कहानी कि सत्याग्रह हुआ, नमक आंदोलन हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो लीकर शॉप था, जो शराबों की दुकान थी, उसके विरुद्ध में दोनों हुआ। तो इन दोनों कहानियों में आपने यही देखा कि दोनों कहानियाँ आपको यही बताती हैं कि कभी कभी हमें कानून तोड़ना पड़ता है। जैसे अभी देखिए NRC जो का विरोध हो रहा था, CAB का विरोध हो रहा था, कैब का विरोध हो रहा था। तो ये गलत सही है तो बात की बात है, लेकिन इसमें लोगों को लगा कि ये गलत है तो उसका विरोध में लोगों ने बहुत से प्रकार का हंगामा किए, बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया। ठीक, तो एक वो क्या था कि वो पर्सनल के लिए नहीं था, वो एक समाज के लिए तोड़ा किया जा रहा था। तो उसी तरीके से हम समाज के लिए कभी कभी कानून तोड़ देते हैं। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ड्राफ्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसके बारे में आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक असेंबली बना, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, एक बनाने के लिए एक असेंबली बना, एक समूह बना। इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसके जो मेंबर चुने गए थे वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। इट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बार मिले थे। ये जितनी भी ये डेट्स है ना, ये 19 पहली बार कब मिले थे, न्यू दिल्ली में मिले थे 1946 में। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है और ख़ास करके मेरे द्वारा तो जानते ही हैं कि मैं क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो तो मैं कभी पूछता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आप छाप के याद कर जाते हैं। मैं क्वेश्चन वही पूछता हूँ जो किताबों के अंदर पढ़ने से निकलता है। तो इस बात के लिए आप तैयार रहेंगे। When India gained independence, the Constituent Assembly served as the first parliament. When India get independence, जब भारत आज़ाद हुआ तो Constitution Assembly served as the first parliament. On 19th August 1947, a drafting committee was set up under the chairman of Dr. B.R. Ambedkar. भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया और कार्य शुरू किया गया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसा उस चैप्टर में लिखा बताया था कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा इसको बनाने के लिए। तो लगभग 18 दिन और कितना 18 और
12 दिन और लग गया तो 1 महीना हो ही गया होता 12-13 दिन में, मतलब 3 साल लगभग लग ही गया था इसको पूरा बनाने में, ठीक है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली अडॉप्टेड ऑन द 26 जनवरी 1950। 1950 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट फाइनली कंप्लीट कर लिया गया ऑन द डे इट बिकम अ रिपब्लिक। और जैसे रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना, तो उसी दिन मनाया जाता है कि चलिए हम अब, कहा जाता है कि जब तक आप कानून और नियम का पालन नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, तो आप एक इंसान नहीं हैं। कहा जाता है ना, भोजपुरी में नहीं कहा जाता है कि तोरा ले बढ़िया तो जानवर वाला सुन, कि कहला पर बात मान जाता ला सुन। तो उसी तरीके से आप एक नियम कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप एक इंसान कैसे, आप हर बात को तोड़ते जाएंगे, तो वो इंसान का तरीका नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए एक नियम कानून हुआ तो उस समय हम लोग कहा जाता है कि हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र 26 जनवरी 1950 को, कि हमारे पास एक अपना संविधान, एक कानून, एक कार्य करने का तरीका, एक एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नियम कानून जहाँ है तो उसके कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स मतलब उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हो ही गया। फीचर्स मतलब होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीमेबल is an introduction of the constitution which contains the fundamental values, philosophy, aims of the objective on which our constitution is based। मतलब पहला इसका की फीचर है द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? नोटिस, सूचना, प्रस्तावना, जिसको संविधान में प्रस्तावना कहते हैं। द प्रीएम्बल is an introduction of the constitution which contains the fundamental values, philosophy, aims and objective on which our constitution is based। मतलब कि हमें प्रस्तावना ये बताता है कि हमारा संविधान, जैसे नहीं कहा जाता कि एक सार, पूरे संविधान का एक सार, एक समरी लिखा हुआ है पूरे संविधान प्रस्तावना में, कि जो हमें बताता है फंडामेंटल वैल्यूज़, हमारे दर्शन, हमारा एम्स, हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, विचार कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस पे आधारित है, ठीक है। द प्रीएम्बल्स हाईलाइट्स एंड द फंडामेंटल वैल्यूज एंड गाइडिंग्स प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल हाईलाइट्स द फंडामेंटल वैल्यूज एंड गाइडलाइंस प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना ये दर्शाता है, बताता है फंडामेंटल वैल्यू, जो हमारे फंडामेंटल या जो हमारे अधिकार कर्तव्य है, और ये गाइडिंग करता है कि जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ, जो हमारा मुख्य कर्तव्य है, संविधान का हमारा जो मुख्य कर्तव्य है। इट सर्व्स एज द गाइड फॉर बोथ द कॉन्स्टिट्यूशंस एज वेल एज द जज हु इंटरप्ट द सेम। इट सर्व्स एज द गाइड फॉर द बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द जज हु इंटरप्ट द सेम। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करता है और उसके लिए जो इसको इंटरप्ट करता है, उन सबको ये गाइड करता है। हाउ पर द प्रीएम्बल इज नॉट द इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ द लॉ। इसीलिए ये इसको बदला नहीं, ये कोर्ट ऑफ द लॉ के में अंदर में, ये कानून के अंदर में दायरे में नहीं आता है, ठीक है। ओके, और क्या है नीचे? The preamble of our constitution serves two purposes. It indicates the source from which the constitution gets its authority. इसके सर्व दो पर्पस इसके सर्व करता है। तो पहला, द इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी। मतलब कि ये इंडिकेट करता है सोर्स को जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन हमें अथॉरिटी देता है। इट ऑल्सो स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट्स। It also states the objects which the Constitution seeks to establish and promote। मतलब कि ये भी बताता है कि हमें कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश, ये में कहाँ से एस्टेब्लिश और प्रमोट हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉवरेनिटी, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू गेट क्लेरिफिकेशन अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।